साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जो जानना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग जिनको नहीं जानते। आज मैं आपको महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अनछुए प्रसंग बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था औराही हिंगना गांव में। ये गांव पहले बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ करता था, आजकल ये अररिया जिले में है। और फणीश्वर नाथ रेणु का जो मूल नाम था वो था फणीश्वर नाथ मंडल। उनके पिताजी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए घर में ही बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी जहां देश के कोने कोने से वे पत्र पत्रिकाएं मंगाया करते थे। और इसलिए बचपन में ही फणीश्वर नाथ रेणु को साहित्य के संस्कार मिल गए। उनकी पहली कहानी छपी, उसका नाम था वट बाबा। वो कहानी कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका विश्वामित्र में छपी। उस जमाने में विश्वामित्र में छपना एक बहुत सम्मान की बात समझी जाती थी। बिहार के लोगों को किसी की जाति जानने के लिए भी बहुत खुजली मची रहती है। तो वैसे लोगों को मैं बता दूं कि फणीश्वर नाथ रेणु धानुक जाति से आते थे। उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा है। नेपाल के एक बहुत बड़े नेता थे बीपी कोइराला। एक बार कोइराला आए थे बिहार और पूर्णिया के पास ट्रेन से जा रहे थे, साथ में उनकी वाइफ भी थी। तो कोइराला की बीवी ने देखा खिड़की से कि एक 16-17 साल का लड़का ट्रेन का डंडा पकड़ के लटका हुआ है और बाहर में तूफान आया हुआ था, बारिश हो रही थी और वो लड़का बुरी तरह भींगा हुआ है। तो कोइराला की वाइफ ने कोइराला से कहा कि आप इस लड़के को डब्बा का दरवाजा खोल के अंदर बुला लीजिए। पहले तो कोइराला घबरा रहे थे कि कहीं कोई गुंडा मवाली हुआ तो क्या होगा, लेकिन फिर उन्होंने दरवाजा खोला। लड़के ने अपना नाम बताया, फणीश्वर नाथ रेणु, और उसने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई भी करता है और कहानियां भी लिखता है। तो उससे बातचीत करके कोइराला बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ विराटनगर चलो, नेपाल, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो रेणु कोइराला के साथ विराटनगर आ गए। आगे चलकर बीपी कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन रेणु जी के साथ उनका जिंदगी भर पारिवारिक संबंध रहा। रेणु जी उनको हमेशा अपना बड़ा भाई मानते रहे। नेपाल में रहते हुए ही फणीश्वर नाथ रेणु ने नेपाली क्रांति में भी हिस्सा लिया। जो नेपाली क्रांति हुई थी वो राणा शाही के खिलाफ हुई थी। नेपाल में राणा वंश के लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने राजा को कठपुतली बना लिया था और लोगों पर बहुत जुल्म करते। तो राणा शाही के खिलाफ नेपाली कांग्रेस ने आंदोलन किया था, उसमें भी रेणु जी शरीक हुए थे। उन्होंने एक पतली किताब भी लिखी है, नेपाल क्रांति कथा। कभी मौका मिले तो इसको जरूर पढ़िए, आपको उससे बहुत जानकारियां मिलेगी नेपाल के बारे में, राणा शाही के बारे में और कोइराला के संघर्ष के बारे में। साथियों, रेणु जी की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम पद्मा था और रेणु जी को 8 बच्चे थे पद्मा से, और वे सभी लोग रहते थे उनके गांव में, औराही हिंगना में। एक बार पटना में रेणु जी बहुत कस के बीमार पड़े तो उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जो पटना का सरकारी अस्पताल है। पीएमसीएच में एक बंगाली नर्स काम करती थी, उसका नाम था लतिका। अब लतिका पर रेणु जी का दिल आ गया। रेणु जी की ये विशेषता थी कि वो बंगला भी बहुत धारा प्रवाह बोल सकते थे, बंगला भाषा पर भी उनकी पकड़ थी। तो रेणु जी ने 2 बड़े झूठ लतिका से बोले। पहला झूठ ये था कि उन्होंने खुद को बिहारी की जगह बंगाली बता दिया, और दूसरा झूठ ये कहा कि वे अविवाहित हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। ऐसे ये काम रेणु जी ने कोई अच्छा नहीं किया, मैं इसको सही नहीं मानता, लेकिन ये बातें उन्होंने लतिका जी से कही और लतिका जी से रेणु जी ने शादी कर ली। बाद में ऐसा हुआ कि पद्मा जो थी वो गांव में रहती थी और लतिका रेणु जी के साथ पटना के राजेंद्र नगर मोहल्ले में रहती थी। उसी के बाद रेणु जी ने एक उपन्यास लिखना शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा मैला आंचल। ये उपन्यास पूरा तो हो गया, लेकिन इसको छपवाने के लिए रेणु जी के पास पैसे नहीं थे, तो लतिका ने अपने गहने बेच दिए और फिर वो उपन्यास छपकर बाजार में आया। मैला आंचल को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, और ये उपन्यास जब आया तो इसने पूरे साहित्य जगत में धूम मचा दी। आलोचकों ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद के गोदान के बाद ये हिंदी साहित्य का महानतम उपन्यास। मैला आंचल का दुनिया के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, रूसी भाषा में भी अनुवाद हुआ, रूस में उसकी हजारों
प्रतियां बिकी। रेणु जी ने एक कहानी संग्रह भी लिखी, उसका नाम है ठुमरी। उसमें एक चर्चित कहानी है तीसरी कसम, जो एक प्रेम कहानी है। तीसरी कसम में हीरामन नाम का एक बैलगाड़ी वाला है, बैलगाड़ी चलाता है, और हीराबाई नाम की एक नर्तकी है जो नौटंकी कंपनी के साथ उसके गांव में आती है। दोनों में मोहब्बत हो जाती है। तीसरी कसम पर शैलेंद्र ने फिल्म बनाई और उसमें राज कपूर ने हीरामन का किरदार निभाया, वहीदा रहमान ने हीराबाई का। वो फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन बहुत शानदार फिल्म बनी। उस फिल्म में थोड़ी देर के लिए रेणु जी भी दिखाई देते हैं, एक चाय की दुकान पर बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं। फिल्म के गाने सुपर हिट हुए, आपने भी सुने होंगे। पान खाए सैया हमारो, सजन रे झूठ मत बोलो, दुनिया बनाने वाले, जैसे गाने उसमें थे। तो इस तरह रेणु जी की कीर्ति बढ़ती गई। रेणु जी ने जेपी आंदोलन में भी हिस्सा लिया 1974 में। उन दिनों पटना के फ्रेजर रोड पर एक कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। रेणु जी उस कॉफ़ी हाउस में नियमित रूप से आते और एक खास कोने में ही जाकर बैठते। लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था रेणु कॉर्नर। और एक पत्रकार थे जुगनू शारदे, वो रेणु जी के की परछाई के समान उनके साथ हमेशा रहते थे। 2-4 बरस पहले जुगनू शारदे की बड़ी दुखद स्थितियों में दिल्ली में मौत हुई। और रेणु जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था। तो रेणु जी ने अपना पद्मश्री राष्ट्रपति को वापस कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को लिख के कहा कि ऐसे हालात में मेरे लिए पद्मश्री रखना पापश्री के समान है। तो भारत सरकार उनसे नाराज भी हुई। रेणु जी गंभीर रूप से तब तक बीमार रहने लगे थे, लेकिन चूंकि सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनके अड़ोसियों पड़ोसियों दोस्तों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। जब वो बीमार होते और उनको अस्पताल जाने के लिए गाड़ी की जरूरत होती तो कोई उनको गाड़ी भी नहीं देता, लोग बहाने बता देते थे, जैसा कि जमाने का दस्तूर है। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के कुछ ही समय बाद फणीश्वर नाथ रेणु की मौत हो गई। सिर्फ वो 56 साल के थे। साथियों, जब फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य की चर्चा हुई है तो एक कहानी जरूर पढ़िएगा। पंच लाइट नाम है इस कहानी का। उस कहानी का कथानक ये है कि गांव में एक गरीबों का टोला है। उस टोले के लोग जाके शहर से पेट्रोमैक्स खरीद लेते हैं। पेट्रोमैक्स को वो बोलना नहीं जानते, उस नाम को नहीं जानते, वो लोग उसको पंच लाइट कहते हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि पूरे टोले में पंच लाइट को जलाने वाला कोई आदमी नहीं है जो उसको जलाना जानता हो। तो दूसरे टोले से गोधन नाम के लड़के को बुलाया जाता है। बहुत दिलचस्प कहानी है ये पंच लाइट। साथियों, ये जो फणीश्वर नाथ रेणु थे, इनकी कुछ अजीबोगरीब आदतें भी थी। ये तो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन बहुत मागी कलम का इस्तेमाल करते थे कहानियां लिखने में, उपन्यास लिखने में। और एक और आदत थी जो उससे भी अजीबोगरीब आदत थी। वो आदत थी इनकी कि वो चावल में कोका कोला मिलाकर खाते थे। साथियों, लोग चावल में दाल मिलाकर खाते हैं, कुछ लोग कड़ी बड़ी भी डाल देते हैं, कुछ लोग मछली का झोल भी डाल लेते हैं। लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु संभवतः इस समस्त पृथ्वी पर एकमात्र प्राणी थे तो चावल में कोका कोला मिलाकर खाते थे। साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु को बहुत मान सम्मान मिला। भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट जारी किया। उनका जो गांव है औराही हिंगना, उसका नाम सरकार ने बदलकर अब रेणु ग्राम कर दिया है। और पटना का जो छज्जू बाग इलाका है, छज्जू बाग में आप जाएंगे तो आपको फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भवन के भी दर्शन हो जाएंगे। सरकार ने वहाँ हिंदी भवन बनाया है जिसका नाम फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखा गया है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो चावल में कोका कोला मिलाकर ट्राई कीजिएगा, कहीं आपको भी पसंद आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।